अभी भी हैं जो क्लास में आते थे, और मेरे ख्याल से 2019 का बैच है ना, तो 2019 पास आउट है। अभी बहुत सारे यहाँ पर हैं न्यूज़ वाले, अच्छे न्यूज़। कौन कौन है, पहचानते तो होगे नहीं? नहीं ना, जूनियर है, अभी अभी है। ठीक है, तो उस समय भी जो है हम लोगों की ऑफलाइन क्लास होती थी, और डिसिप्लिन में तो मैं वैसे ही रहता था। बाकी आप इनसे सुनिएगा बाकी। और अभी जो है इस एग्ज़ाम में 2023 के एग्ज़ाम में फाइनल क्वालिफिकेशन हुआ है। इन लोग 3 दोस्त थे, समीक्षा, ठीक है, रीमा और आपकी नेहा। अब याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, तो ये तीनों दोस्त थे, और अभी ठीक है रीमा और नेहा का फाइनल सिलेक्शन हो गया, लास्ट बैच में जो है समीक्षा का हो गया। तो तीनों दोस्त जो है अब जज बन गए हैं। हाँ, ये है कि एक सीनियर, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि आपका दोस्त सीनियर बन गया अभी, तो अब उनको गुड मॉर्निंग मैडम बोलना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो सबसे पहले इनको सम्मान करते हैं जैसे कि हर बार होता है। और ये बैच इतनी खुशनसीब है कि मेरे ख्याल से इन्होंने जितने कैंडिडेट यहाँ आकर जाकर देखे हैं उतने किसी ने नहीं देखे होंगे। लास्ट बैच भी यहाँ आई और यहाँ आकर चले गए, और ये बैच भी आ रही है और आके मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग लकी वन हो। क्यों? क्योंकि इतने लोगों को आपने सुना, ठीक है, और समझा, पर पालन नहीं किया, अमल नहीं किया। ठीक है, ये भी इस बैच की खास बात है। ये श्रोता बहुत अच्छे हैं, ठीक है, करते अच्छे नहीं है। ठीक है, तो संजय। First of all, good morning. Good evening. Actually, मैंने ग्रेजुएशन HNLU से करा है, और मैंने 2019 में पास आउट किया था, और 2019 जून या जुलाई आई थिंक मैंने यहाँ पर एनरोल किया था। और फिर अब मेरे 3 फ्रेंड्स थे, जैसे कि सर ने स्टोरी बताया था। हम यहीं पर स्टार्टिंग में बैठते थे, मिडिल में बैठते थे, लास्ट में बैठते थे। लास्ट में इसलिए बैठे थे बिकॉज हमको जगह नहीं मिलती थी, हम बहुत लड़ते रहते थे, जगह नहीं मिल रहे, जगह नहीं मिल रहे, बहुत रश हुआ करता था। अभी फिर भी सीट्स अवेलेबल है, बट उस वक्त थोड़ा रश बहुत था। और फिर हमने स्टार्ट किया 2019 के जुलाई में, और फिर हम 6 मंथ हार्डली हमने यहाँ पर पढ़ाई करी क्लासरूम में। उसके बाद कोविड आउटब्रेक हो गया, उसके बाद हमारे ऑनलाइन सेशंस होने लगे, फिर हमारे फॉर्म फिलअप्स भी हुए, फिर हमारे एग्ज़ाम्स के डेट भी आ गए थे, बट कोविड की वजह से डिलेड हो गए, तो हमारे नवंबर में कंडक्ट हुए थे एग्ज़ामिनेशन। फिर 2021 में हमारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए प्रीलिम्स के। फिर हमारा अगस्त में हमारा मेंस का, मुझे ना ईयर मंथ याद था, फिर अभी हो गया फाइनली। और पहले के कंपैरिजन में मतलब कि पास्ट अटेम्प्ट्स में मैंने ये नोटिस करा कि ठीक है, मतलब हम कोशिश करते हैं, फर्स्ट में नहीं हुआ कोई नहीं, सेकंड में करते हैं, लेकिन अफसोस मेरी सेकंड में भी नहीं हुए। लेकिन थर्ड टाइम में ऐसा था कि हाँ हमने कर लिया। जब थर्ड टाइम हम जब देते हैं ना, जब हम फुल एफर्ट के साथ देते हैं, हमको फील होता है कि यार इस बार हो रहा है। बिकॉज जब हम एग्ज़ाम पेन लिखते हैं ना नोटबुक में, आंसर स्क्रिप्ट में, तो हमें फ़ील होता है कि हाँ कुछ हो रहा है, एक इलेक्ट्रीफाई होता है कि यार हमारे फेवर में जा रहा है, हम लिख रहे हैं अपने फेवर में, और एक्चुअली वो रिज़ल्ट में आता है। और फिर फाइनली मेरा कल रिज़ल्ट आया और मैंने क्वालिफाई कर लिया, फाइनली थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा, मैं अब ना एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी तो सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है, अभी न्यू क्रिमिनल लॉज हो गए। तो फिर अगर आप लोगों ने ओल्ड क्रिमिनल लॉज का पढ़ा है तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंपैरेटिवली पढ़नी है ना, मतलब कि कोई मेजर चेंज नहीं है, बस कुछ कुछ न्यू प्रोविजंस एडेड है, वो तो कर ही लोगे तुम लोग। और फिर अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए तो वेल एंड गुड है, आप इजीली, आपको कन्फ्यूजन का कोई रूम ऑफ कन्फ्यूजन नहीं होगा, आराम से आप लोग अचीव कर लोगे। और फिर जैसे कि सिलेबस हो, और आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, जैसे कि डेली मतलब कि हर दिन का टारगेट्स रखिए। जैसे कि 15 सब्जेक्ट्स है अभी, और प्लस जीके है। जीके का मैं अभी बता नहीं पाऊँगी बिकॉज हमारे टाइम पे था नहीं,
तो मैं सिर्फ ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। और 15 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप लोग पहले अगर मतलब जैसे सबका अपना खुद का स्ट्रैटेजी होता है, मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि लाइक मैं सबसे पहले ना छोटे माइनर एक्ट्स को पहले टारगेट करती थी, बिकॉज वो छोटे हैं तो ईजिली कवरेबल हो जाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो ईजिली हम ना मतलब कि 10 डेज अगर ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हो तो तुम जैसे मेजर एक्ट्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो वन वीक में ईजिली कवर अप कर सकते हैं। अगर न्यू है तो आपको टाइम लगेगा, 15-25 डेज़ ऐसा लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी वास्ट है और उनकी लैंग्वेजेस काफ़ी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। और फिर उनके केस लॉज भी बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। हमको हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंगली केस को भी कवर अप करना होता है। तो मतलब कि अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप कोशिश करिए डेली बेसिस में आप पढ़ते रहिए, लेकिन हर दिन का टारगेट कंप्लीट करें। आपको पार्टीज़ भी करनी है ना, करो, लेकिन डेली के टारगेट्स ना आप डन करके ही पार्टी करो। और फिर जैसे सर ने बताया ना, आप लोग पैरेलली करते हैं जैसे माइनर मेजर, वो आपके ऊपर चॉइस है, आपको जिस तरीके से करना है, सबका अपना कंफर्ट लेवल होता है, राइट। तो वही चीज़ है, बाकी तो कर लोगे मतलब। और BNS BSA है, मैंने लिटरली अभी इंटरव्यूज़ के लिए पढ़ा था, तो फिर मुझे ऐसा लगा मैं कंपैरेटिवली पढ़ रही थी, तो ज़्यादा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कर सकते हैं, किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो दोनों सिलेबस आ रहे तो कंपैरेटिवली करना पड़ेगा। लेकिन अगर BSA BNS और BS BSA, हाँ हाँ, तो वो कर लोगे हो जाएगा। बस लगता है कि नहीं होएगा, लेकिन हो जाता है सब कुछ। लेकिन ना मैं एक और बात सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग ना कोचिंग में कर रहे हैं, सिलेबस कवर कर रहे हैं, साथ में सर साइड बाय साइड केस लॉज भी आप लोगों को ऐड अप कराते हैं। आप लोग ना जैसे इंस्टाग्राम होता है तो वहाँ पर आप लाइव लॉ भी फॉलो करना, बार एंड बेंच भी फॉलो करना, डेली बेसिस में रीड अप करना। बिकॉज क्या होता है ना, जैसे अभी तो आपको लगेगा कि हम प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिशियल नहीं है, बट जब मेंस दोगे ना तो बहुत बेनिफिशियल है। बिकॉज आजकल क्या है ना कि बहुत ट्रेंडिंग आ रहा है, मतलब कि कोई भी जैसे रिपीटेशंस नहीं है पैटर्न में। बिकॉज हमको लगता है कि यार मतलब MP छत्तीसगढ़ ऑलमोस्ट सिमिलर है, हम उनके पैटर्न को फॉलो अप कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द सेम केस, बिकॉज हमको बहुत ही ज़्यादा ना अपडेटेड रहना है और आपको लेवल अप होना है। बिकॉज आजकल कुछ भी रैंडमली ना कहीं से भी आ रहा है। बिकॉज हमने कभी नहीं सोचा था इस बार के मेंस में फोरक्लोजर मॉडगेज से आएगा फोरक्लोजर में, बिकॉज वो आउट ऑफ नोवेयर था, कभी आज तक आया नहीं हिस्ट्री में। रॉबिन जिद भी उठा के देख लो, वहाँ पर है ही नहीं फोरक्लोजर, हमेशा रिडेम्पशन में था। दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी, मतलब पर्सनली, बिकॉज मैंने तो प्रैक्टिस नहीं किया था, जस्ट कॉन्सेप्ट पता था तो बस उसको उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया था और फिर अप्लाई कर दिया था, सॉरी। और फिर जैसे लाइव लॉ बार एंड बेंच अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा। बिकॉज क्या है ना कि जब भी हम जजमेंट राइटिंग लिखते हैं ना, तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं ना, उसके जो पॉइंटर्स होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है इतनी प्यारी होती है ना, अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे ना वो इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। आप एक बार भी पढ़ोगे ना जजमेंट पॉइंटर्स, आपको रेशियो डेस एंड डाई पढ़ना है, आपको पूरा जजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमको एग्ज़ाम देना है तो हमको रेशियो डेस एंड डाई में ही डिपेंड होना है। तो मतलब कि वहाँ की लैंग्वेजेस पढ़ना इतना अच्छा प्यारा होता है, मतलब कि जब भी आप जजमेंट्स लिखोगे ना आप ऑटोमेटिकली उसमें ऐड अप कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट भी हमारा सेक्शन 27 में है, और अभी 23 के BSA 23 प्रोवाइज़ो में दिया गया है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, राइट। तो उसके वो पूरा उसके जो एविडेंस के मतलब बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज आते हैं, उसकी जो लैंग्वेज होती है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की। तो जैसे हमारे जजमेंट राइटिंग में क्या होता है ना कि एक फैक्ट दिया रहता है, उसमें हमको कनेक्ट करना पड़ता है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्यों, और उसके जैसे हमको बताना है कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हम पुलिस कस्टडी में दिए हैं, तो जितना वो मतलब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है, उसका थिंग कहाँ फाउंड हुआ है, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है, और फिर ये सब चीज़ें उसकी जो लैंग्वेज होती है ना बहुत लिंक्ड है। ये जजमेंट राइटिंग में बहुत लिंक्ड होती है। तो मैं बोल रही हूँ कि जो बार एंड बेंच लाइव है ना, एकदम रिलीजियसली फॉलो करो, लिटरली बोल रही हूँ, उनकी लैंग्वेज इतनी प्यारी होती है ना, आप जजमेंट में ना कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना आप इजीली डन कर सकते हो वहाँ पर।
क्योंकि आजकल ऐसा आ गया ना, ट्रेंड आ गया कि कुछ भी क्वेश्चन आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था ना, अबेटमेंट टू सुसाइड, मैंने लिटरली कोई प्रिपरेशन नहीं करा था, सिर्फ कॉन्सेप्ट का था। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो इजीली कोई भी जजमेंट दे दो उठा करके, आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ करके, फैक्ट समझ करके, सॉरी, ईजिली लिंक करके सारे सेक्शंस, प्रोविजंस, इवन एग्जांपल्स, ये भी मैटर करता है, वो उसको एकदम लिंक करके आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं कि आप आंसर। ऐसा नहीं कि एक बुक है पब्लिशिंग, मतलब कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, खुद का भी एक जजमेंट बनाओ। ऐसा नहीं कि मैं पब्लिशर का नाम नहीं लूँगी, बट स्टिल ऐसा नहीं कि तुम एकदम से डिपेंड हो जाओ, उसी के अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट वही लिखूँगी, उसी पैटर्न में लिखूँगी, ऐसा नहीं है। फ्रीडम है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। लेकिन मैं लिटरली, मेरा पर्सनल सजेशन है, प्लीज़ फॉलो लाइव लॉ बार एंड बेंच, बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल। बिकॉज अभी क्या है ना, छत्तीसगढ़ आप लोगों को लग रहा है कि ऐसी पैटर्न है, सिंपल है, हो जाएगा, लेकिन अभी ट्रेंड बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है। अब आपकी बार जो भी एग्ज़ाम आएगा, आपको नहीं पता कि सिविल में क्या आने वाला है। जो आप और अदर पब्लिशर्स की बुक्स को रेफरेंस ले रहे हैं, ज़रूर नहीं कि वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं। क्योंकि आजकल मैंने अबेटमेंट टू सुसाइड का, मैंने लास्ट ईयर का देखा था कि उसके रिलेटेड केस लॉस बहुत आए हुए थे। तो आप उसको ना डेली बेसिस पे ना, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फीड देखते रहते हैं ऐसे स्क्रॉल्स पर, डेली बेसिस पे लाइव लॉ बार एंड बेंच देखो। अगर डेली बेसिस में करोगे, उसकी लैंग्वेज ना एकदम समझ आ जाएगी, तो ईजिली कभी भी रैंडमली पढ़ोगे ना, तो ईजिली ग्रास्प हो जाएगा, और वो जजमेंट राइटिंग में बहुत बेनिफिशियल होएगा। क्योंकि कोचिंग में मतलब एक सर्टेन पैटर्न में आपको दो तीन, मतलब कि बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो ऐसा लगेगा कि हमने कोचिंग में नहीं करा है, लेकिन अगर वो जो फैक्ट्स आएगा उसके बेसिस पे आप समझ करके ऑटोमेटिकली आप इधर उधर से लिंक करके आराम से डन कर सकते हैं। और फिर ट्रांसलेशन तो कोशिश करना पड़ेगा, अपना लीगल ग्लॉसरी बना लेना। अभी भी शुरू कर सकते हो प्रीलिम्स के साथ साथ भी ना, जो लाइन जैसे अटैचमेंट हो गया, जिसको हम कुर्की बोलते हैं, राइट, हाँ, तो वैसा वैसा ना डेली बेसिस में एक साइड ना, एक कॉपी रेडी कर लेना लीगल ग्लॉसरी करके, और जो भी नया वर्ड आता है वो भी ऐड अप करते जाना। फिर ठीक है, तुम प्रीलिम्स ही दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा मेंस में तैयार रहेगा ना, तो आपको उस टाइम में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आपका ना ब्रांड न्यू बुक में रेडी रहेगा। आपको किसी बुक स्टोर में जा करके परचेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और बाकी तो लॉ में मेहनत करना पड़ेगा, केस लॉस तो रफ सर भी दिलाएंगे, और साथ ही साथ बार एंड बेंच ये रहेगा। मैं तो ये बोलूँगी, आप ना ओल्ड केस लॉज भी पढ़ रहे हो और न्यू केस लॉज भी पढ़ा करो, इट्स अ मस्ट। आप लोगों को लग रहा है कि हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम तो छत्तीसगढ़ वाले हैं, ये रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, लेकिन आपको प्रीलिम्स में रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज आपने अगर यूजीसी नेट वगैरह देते हो, तो आपने नोटिस करा होगा, जो कभी कभी केस लॉज ना रीसेंट लॉ देते हैं, तो फिर आप लोग ना कुछ क्या बोलते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप लोगों के साथ प्रीलिम में क्या आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग डेली बेसिस में पढ़िए, बेयर एक्ट तो है, रिलीजियसली फॉलो कर रहे, डेली बेसिस में आप पढ़िए बेयर एक्ट एंड ऑल। अगर आप लोगों का ऐसा तरीका है ना कि पहले मेजर पढ़ लो, पैरेलली पढ़ लो, सबका अपना चॉइस होता है, अपना कंफर्ट लेवल होता है, जिस तरीके से पढ़ना पढ़ो, कोई बाउंडेशन नहीं है, सबका अपना तरीका होता है, सबके अपने टारगेट्स होते हैं। आपने सेकंड अटेम्प्ट में रिजल्ट आपके अगेंस्ट में आया था, उसके बाद जो क्या सिचुएशन थी, हाउ डिड यू डू इट, आपको कैसे उस चीज़ को करना है, वो चीज़ें के रिगार्डिंग, और यू हैव टू डू इट, आप उस सिचुएशन में कैसे टैकल किए? ओके ओके ओके। एक्चुअली क्या था ना कि देखो, मेरे लिए काफ़ी न्यू था, जो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, उसमें क्वेश्चंस काफ़ी न्यू थे। मुझे लगा कि यार ये तो मैंने प्रैक्टिस करा नहीं है, और मुझे पता समझ आ गया था कि ये लोग किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पूछने का पैटर्न ना काफ़ी डिफरेंट हो गया था। आप लोग अगर अदर स्टेट के एग्जामिनेशन को भी अगर फॉलो करते हो, जैसे राजस्थान हो गया, जैसे यूपी नहीं बोलूँगी, हरियाणा हो गया, इवन दिल्ली नहीं बोल दूँगी मैं, वहाँ के भी जो ना जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, आप फॉलो करो, वहाँ की भी प्रैक्टिस करा करो। एक रेफरेंस बुक आती है सिंगल की, ग्रीन बुक आती है, उसमें भी फैक्ट्स दिए रहते हैं, आप उसको भी ना पढ़ करके ना जजमेंट राइटिंग खुद से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि तुम रॉबिन जीती फॉलो करो, और भी अदर पब्लिशर की बुक्स हैं,
अब कोई भी फैक्ट्स देखो रैंडमली किसी भी अदर स्टेट का, उनके भी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करो। ऐसे कन्फाइंड और रेस्ट्रिक्ट मत हो कि हम छत्तीसगढ़ के दिलाएंगे, छत्तीसगढ़ के ही लेवल में करेंगे। आपको ना अब लेवल अप करना पड़ेगा, बिकॉज यू मे नेवर नो कब ये एग्ज़ाम पैटर्न्स बदलने वाले मेंस के, क्योंकि यू मे नेवर नो कि कब ये कन्वर्ट हो जाएंगे एमपी के लेवल में, यू मे नेवर नो कि कब दिल्ली के लेवल में हो जाएंगे। मैं तो बोलना चाहूँगी कि कुछ ना, अब हमेशा ना एग्ज़ाम प्रिपरेशन करो कि एकदम लेवल अप टाइप से, ना कि एकदम यार बेसिक टाइप से। मतलब कि मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप ना मतलब छत्तीसगढ़ का भी दे रही हो ना, साथ ही साथ ना राजस्थान भरो, एमपी भरो, दिल्ली भी दिलाओ यार, और हरियाणा वगैरह भी दिलाओ। सच में मैं बता रही हूँ, एक्सपीरियंस मैटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ के लेवल्स बहुत डिफरेंट है यहाँ से, वहाँ बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो मैं तो बोल रही सब अटैम्प्ट्स किया करो, हमेशा रेस्ट्रिक्ट मत रहो कि छत्तीसगढ़ ही दिलाना, मैं तो छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे। अब अदर एग्जामिनेशन को दूँ, यहाँ पर ना मेरे को लगता है ना कि छत्तीसगढ़ में थोड़ा है बैकवर्ड इस मामलों में। वो लोग ना सिर्फ ना छत्तीसगढ़ को ही टारगेट करते हैं। भाई टाइम वेस्ट मत करो, 2-3 जगह भी देखो, पता है यू में तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है नहीं। अब हमेशा बैकअप लेके चलो। अब मैं तो सजेस्ट करूँगी कि LLM प्लीज़ 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 कर लो, और UGC नेट तो दे ही दो, क्वालिफाई कर लो। बैकअप हमेशा रहना चाहिए। अगर जुडिशरी नहीं तो एटलीस्ट तुम्हारे पास टीचिंग के लिए तो रहेगा। नहीं, गिव अप तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे हमेशा से जज ही बनना था। तो फिर मैंने रटना पड़ेगा, प्लीज़ रट लो। मैंने तो रटा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं उसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला ही नहीं है। हाँ, रिवाइज तो तुमको तो बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा, इसका कोई नंबर नहीं है। तुमको अगर याद नहीं आ रहा, तुम तुरंत जाओगी, तुम तुरंत देखोगी, तुम तुरंत रिवाइज करोगी। जब भी फील होता है ना, मतलब कि इंट्यूशन होता है कि तुमको याद नहीं आ रहा, तुमसे नहीं हो रहा है, तो तुम लिटरली जाओ, देखो, पढ़ो, तुरंत खोल के देखो कि क्या हो रहा है। लेकिन रिवीजन का तो मैं कुछ नंबर नहीं बता सकती कितने टाइम रिवीजन करना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को जितना मन करता है ना रिवीजन का, जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। बिकॉज सबको लगता है हम तो पढ़ लिए, सब आता है, लेकिन उनको नहीं आता एक्चुअली। जो रिवीजन कर रहा होता है ना मल्टीपल टाइम्स, उनको आ रहा होता है। इसलिए ना तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। एक्चुअली क्या है कि जो क्वेश्चंस था ना वो मेरे अगेंस्ट में गया था। मैं समझ गई थी कि अभी ट्रेंड बहुत बदल रहा है, कुछ भी आ सकता है। आपको ना पूरा मतलब जैसे हमको लगता है कि जैसे रॉबिन जिट में इतने लिमिटेड क्वेश्चंस है, वही पढ़ के जाएंगे तो उसी में से क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मल्टीपल स्टेट के जो जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनको ना एकदम रिलीजियसली फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, दिखाओ जजमेंट राइटिंग्स को। और मैं तो ये बोल रही हूँ, अपना भी एक क्रिएटिविटी रखो, लिंक करो। जैसे मैं एग्जांपल भी देना चाहती हूँ, पता है मैं बस ना थोड़ा मैं अपना वो बताना चाहती थी कि अगर आप लोग ना खुद का भी कोशिश करो, ज़रूर रिलाई मत होना कि हाँ इसी बुकिश टाइप का ही हम एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे। थोड़ा अपना भी अपना एक ओन पर्सनालिटी दिखाना अपनी कॉपी में, कि हमारी पर्सनालिटी हमेशा ना लॉस को लिंक करके पढ़ो। फॉर एग्जांपल ना अभी जैसे ना इनहेरेंट पावर बोलते हैं, इनहेरेंट पावर ना, तो जैसे BNSS और रेवेन्यू का क्या हो गया, उसका भी इनहेरेंट पावर होता है 32, और BNSS का आई थिंक 538 है, 528 है, सॉरी 528 है। और फिर क्या है, CPC का है 151। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा करो कि मतलब किस एक्ट में कहाँ पर इनहेरेंट पावर दिया हुआ है। जैसे एडजर्नमेंट हो गया, CPC में भी एडजर्नमेंट है, BNSS भी है, BNSS में लेकिन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है एडजर्नमेंट के बारे में। इसमें कभी भी क्रिमिनल में कभी उसमें मेंशन नहीं कि कितने टाइम्स हम एडजर्नमेंट देंगे। अब है 2 टाइम हो गया, ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा, हमारे टाइम में CRPC पढ़े थे ना, तो नहीं था वहाँ पर, नहीं था ना करेक्ट, अभी वैसे है। अच्छा, तो जैसे वैसे ही कनेक्ट करके पढ़ो, रेवेन्यू में भी है तो वैसे ही कनेक्ट करके पढ़िएगा। फिर अपना भी एक फेवरेट सब्जेक्ट बना के रखिएगा कि मेरा ये फेवरेट है। ऐसा लोग बनाते हैं, मैंने भी बनाया। एविडेंस सबका ही अच्छा होगा, छोटा है। मेरा रेंट कंट्रोल सबसे पहले था जब मैं स्टार्टिंग यहाँ पर मैं आई थी, क्योंकि 14 सेक्शन है, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है टाइप का, बट वो उतना ज़्यादा उसका वेटेज नहीं है जितना एविडेंस में है। और फिर कुछ पूछना है आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। इंटरव्यू में ऐसे कुछ क्वेश्चन
मेरे लिटरली इंटरव्यू में बहुत ही पुअर मार्क्स आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं अच्छा गाइड कर पाऊँगी। प्लीज़ जो फर्स्ट रैंक है उनसे आप सजेशन लो, बताइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और उसके अलावा पूछ सकते हो इंटरव्यू में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत पुअर मार्क्स हैं मेरे। एक्चुअली मैं फैक्ट्स को समझ नहीं पाई थी। मुझे ना मतलब कि फैक्ट्स ना एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं ना तो बहुत प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है। तो हमको लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम एग्ज़ाम लेकर आते हैं तो लगता है कि सही डायरेक्शन था ही नहीं वो कभी। तो मतलब कि मतलब मैंने एक्चुअली मैं यही बोलूँगी, मैंने सेक्शन का ब्लंडर करा। ऑब्वियसली सेक्शन है तो चार्ज भी ब्लंडर है, पूरा एप्रिसिएशन भी ब्लंडर ही है, तो मैंने पूरा ब्लंडर करा था। मैं समझ नहीं पाई थी फैक्ट्स को। बाकी मेरी जजमेंट राइटिंग्स सिविल के और ट्रांसलेशन ठीक थे, लेकिन मैंने क्रिमिनल में अपने आप को डुबा दिया था। मैं तो बोलती हूँ तैयार ना, मतलब किसी बुक को लेके फॉलो मत करो, वो तो तुम रेफरेंस बेसिस में करोगे। आपको ना वर्सटाइल बनना है। मैं तो बोल रही हूँ हर स्टेट की जो जजमेंट राइटिंग के बुक्स होते हैं ना, सबको फॉलो करो, सबको प्रैक्टिस करो। सर जो पढ़ा रहे वो तो है, वो तो उतनी तक रहेगा, क्लासरूम तक रहेगा। आपको वहाँ जाके एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, +1 करना है, एडअप करना है, हर चीज़ में एडअप करना है। और अभी तो प्रीलिम्स में आप लोगों का पता नहीं, जीके भी ऐड हो गया, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। थैंक गॉड, मतलब मुझसे तो जीके बहुत नहीं हो पाता, लेकिन आप लोगों को तो कोशिश करनी पड़ेगी। मैं जीके वाले एरियाज़ में मैं ना कुछ बोल नहीं सकती, वो तो सर ही आप लोगों को एडवाइस करेंगे। और आई थिंक मेरे तरफ से शायद हो गया। अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक नेहा ने लगभग जो है अपना 3 साल का निचोड़ आप लोगों के सामने दे दिया। और ये 3 साल में उसने जो स्ट्रगल किया, ये जो चीज़ें उसने फेस की, तो कभी भी अगर आपके सामने कोई यहाँ आता है तो केवल उसको सुनिए मत, उसको आत्मसात कीजिए, उसको थरोली जो है पी लीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में उन गलतियों से आप बच सके अपने आप को, और एक अच्छा बेहतर जो है अपने आप को विकल्प के रूप में तैयार कर सके। तो मैं एकेडमी की तरफ से अगेन नेहा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और उज्जवल भविष्य इनका अच्छा रहे। आने वाले समय पे इनकी जजमेंट जो है हम लोगों को एक बोलने चाहिए क्लास में पढ़ाने और सुनाने को मिले, ऐसी जो है मैं कामना करता हूँ। तो हम सबकी तरफ से, एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।